हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम योर लॉस एंड योर राइट्स का चैप्टर 1 भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय को पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कानून के शासन का क्या अर्थ होता है और भारत में किस प्रकार से कानून का शासन स्थापित है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपराधिक न्याय की, यानी कि किस प्रकार एक अपराधी को, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, उसे न्याय प्रदान किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे सज़ा देने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि पहले पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जाती है कि कौन सा अपराध किया गया है, अपराध कहाँ हुआ था, किस प्रकार का अपराध है, पूछताछ वगैरह की जाती है। उसके बाद चार्जशीट दायर की जाती है। उसके बाद मुकदमे को आगे बढ़ाया जाता है और उसके बाद सज़ा दी जाती है और फिर कारावास की सज़ा उसे मिलती है। उसके बाद कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया जाता है। तो आपराधिक न्याय का मतलब यही है कि एक प्रक्रिया के अनुसार अपराध की सज़ा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कानून की आवश्यकता ही क्यों है। तो फ्रेंड्स, कानून की आवश्यकता किसी भी राज्य में इसलिए होती है ताकि सभी व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी संघर्ष के एक साथ रह सकें। तो अब हम बात करते हैं कानून के शासन के अर्थ की। एवी डायसी, जो कि एक ब्रिटिश न्यायवादी थे, इनके अनुसार कानून के शासन के अर्थ में ये 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला है इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, मतलब कि कोई भी मनमानी शक्ति नहीं होनी चाहिए। कानून नियम के द्वारा स्थापित सरकार या शक्ति होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित ना किया जाए जब तक वो व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर देता। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है कानून के समक्ष समानता, मतलब सभी व्यक्ति कानून के सामने समान होने चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी कानून के सामने समान होने चाहिए। तीसरी बात है व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, मतलब अगर संविधान में ऐसा कोई कानून लाया गया है जो कि व्यक्तिगत अधिकारों को मतलब नीचा दिखाता है, व्यक्तिगत अधिकारों को छीनता है, तो उस कानून को रद्द कर देना चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। इसके अलावा कानून के शासन के अर्थ में कई और बातें आती हैं, जैसे कि कानून के अधीन सरकार, मतलब जो भी कानून सरकार बनाती है, सरकार खुद भी उस कानून के अधीन होती है। सरकार उस कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो इसका मतलब कानून का शासन नहीं है। इसके अलावा नियम द्वारा सरकार नियम के द्वारा अपने देश में शासन व्यवस्था संभालती है और ऐसे नियम बनाती है जिससे शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, बट उस नियम को सरकार भी नहीं तोड़ सकती। कानूनी नियमों की औपचारिक विशेषताएं, मतलब जो भी कानून नियम बनाए जाते हैं उनकी क्या औपचारिक विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता तो ये होती है कि जो भी कानूनी नियम बनाए जाते हैं उन्हें जनता का समर्थन हासिल होना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसे जनता का समर्थन ही हासिल नहीं है तो वो कानून कितने समय तक टिकेगा? कुछ समय टिकेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा और उससे एक अव्यवस्था पैदा होगी। इसके साथ ही कानूनी नियमों की एक औपचारिक विशेषता ये है कि वो नियम बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल साफ नियम होने चाहिए ताकि आम जनता भी उनको अच्छे से समझ सके। इसके साथ ही कानूनी नियमों की एक और विशेषता ये भी है कि सरकार खुद भी उस नियम का पालन करे। इसके अलावा कानून के शासन की अगली विशेषता है उचित प्रक्रिया। तो जितने भी कानून नियम बनाए जाते हैं उनके अनुसार ही सारे काम होने चाहिए, उनके अनुसार ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सज़ा दी जानी है तो एक प्रक्रिया के तहत, एक उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत सारे काम होने चाहिए। तो जिन भी देशों में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ हम कह सकते हैं कि कानून का शासन स्थापित है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कानून के शासन के अर्थ को अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की। सबसे पहली बात कि हम भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की बात क्यों कर रहे हैं। इन अधिकारों को जानने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि भारत में भी कानून का शासन स्थापित है। तो आज हम उन्हीं अधिकारों की बात करेंगे जो आपराधिक न्याय और मानव अधिकारों से संबंधित हैं, जैसे कि कुछ मौलिक अधिकार। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पर 2 फ्रेजेस यूज़ हुए हैं। पहला है
कानून के समक्ष समता और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण। पहले वाले का मतलब है कानून के समक्ष समता का मतलब है कि कानून के सामने चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, वो दोनों ही बराबर होंगे। चाहे कोई अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, कोई ऑफिसर हो या कोई ऑफिसर ना हो, सब कानून के सामने बराबर हैं, समान हैं। जो दूसरा फ्रेज है इसका, वो कहता है कानूनों का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा, समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। उदाहरण के लिए, अगर हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम में अगर एक व्यक्ति विकलांग है और एक व्यक्ति विकलांग नहीं है यानी कि फिजिकली फिट है, तो दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार होगा। जो विकलांग व्यक्ति है उसको थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाएगा, उसको कुछ उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरी ओर जो फिजिकली फिट व्यक्ति है उसके साथ ऐसा नहीं होगा। तो अगर एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो जितने भी फिजिकली डिसेबल पर्सन हैं, जितने भी विकलांग लोग हैं, उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होगा और जितने भी विकलांग नहीं हैं उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। तो कानूनों का समान संरक्षण का यही मतलब है। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए 10 लाख कमाने वाले व्यक्तियों को 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है। तो जितने भी व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाते हैं उन्हें 2 लाख रुपए टैक्स देना होगा, सभी व्यक्तियों को जो 10 लाख रुपए कमाते हैं। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए कमाता है और उससे सरकार 4 लाख का टैक्स लेती है, तो 20 लाख कमाने वाले सभी व्यक्तियों से सरकार 4 लाख का ही टैक्स लेगी। मतलब समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। इसके बाद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ए भारतीय नागरिकों को बोलने और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त कर सकता है, उसको यह अधिकार प्राप्त है और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा इस अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें अगर अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। मतलब जैसे कि हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कई अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। मतलब कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका ये अधिकार है कि उसे बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, डीएम के सामने पेश किया जाता है। तो अनुच्छेद 22 कुछ इस प्रकार के अधिकार देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 मनुष्यों के क्रय, विक्रय और बेगार पर रोक लगाता है। मतलब मनुष्यों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता और मनुष्यों से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता बिना किसी प्रकार के पैसे दिए। इन सभी के अलावा जो एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार हमारे जितने भी अधिकार अभी हमने बात की, इन सभी अधिकारों को लागू करवाता है। अनुच्छेद 22 व्यक्तियों को ये अधिकार प्रदान करता है, नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करता है कि अगर किसी भी नागरिक के इन अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कई अधिकार होते हैं, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश इत्यादि रिट जारी करके व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करवाता है। तो फ्रेंड्स, इतने अधिकारों को पढ़ने के बाद हमें यहाँ ये तो समझ में आ गया कि भारत में कानून का शासन स्थापित है। भारत में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है और राज्य अपने राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना पुलिस और न्यायालय की सहायता से करते हैं। इसलिए हमें पुलिस संगठन और न्यायालयों के बारे में जानना जरूरी है। पुलिस संगठन, अगर हम पुलिस संगठन की बात करें तो औपनिवेशिक काल से ही पुलिस अधिनियम 1861 पारित किया गया था, जिसमें पुलिस की व्यवस्था की गई थी। गाइस, इससे पहले पुलिस भारत में नहीं हुआ करती थी। जो भारत में जो राजा हुआ करते थे वही
न्यायमूर्ति हुआ करते थे, सर्वोच्च अदालत वही होते थे। इसके अलावा जमींदार वगैरह स्थानीय स्तर पर न्याय वगैरह किया करते थे। तो औपनिवेशिक काल से ही पुलिस अधिनियम बनाया गया और जो आज भी लागू है। तो भारत में अगर हम देखें तो एक राज्य में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, और एक ज़िले में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक। एसपी ज़िले में डीएम की देखरेख में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में कार्य करता है। और अगर हम प्रत्येक ज़िले के नीचे प्रत्येक पुलिस स्टेशनों की बात करें तो वहाँ का प्रमुख होता है एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब हम बात करते हैं न्यायालयों की। भारत में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे अगर हम राज्य के स्तर पर देखें तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट आते हैं, और हाई कोर्ट से नीचे अगर हम जिलों में जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, कई न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की। ये हमारा मेन टॉपिक है। अभी हमने पुलिस संगठन और न्यायालयों के बारे में बात की, बट वो मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अभी हम इसकी बात करने वाले थे और ये मेन टॉपिक है हमारा। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली यानी कि भारत में किस प्रकार से आपराधिक न्याय किया जाता है। तो यहाँ पे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अगर सज़ा सुनाई जाती है तो वो आईपीसी या सीआरपीसी इन दोनों के तहत दी जाती है। तो इन दोनों को जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 में बना था और ये अभी भी भारत में प्रचलित है, हालांकि थोड़े बहुत संशोधन होते रहते हैं। जितने भी अपराध भारत में होते हैं या जितने भी अपराध हैं वो सभी अपराध आईपीसी में यानी कि भारतीय दंड संहिता में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। उन सभी अपराधों को डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग, जितने भी अपराध हैं उन सभी को इसमें डिफ़ाइन किया गया है। उसकी कितनी सज़ा होगी वो सारी बातें आईपीसी में बताई गई हैं। अब सीआरपीसी क्या है? अब आईपीसी में जितने भी अपराध बताए गए हैं उन अपराधों पर जो सज़ा दी जाएगी उसकी प्रक्रिया क्या होगी, दंड प्रक्रिया संहिता हमें यही बताती है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो चोरी के बारे में ये पूरी डेफिनेशन हमें प्रदान करता है, बताता है कि चोरी कितनी होगी, कितनी सज़ा होगी, क्या होगा वगैरह वगैरह। आईपीसी हमें सब बता देगा। बट उसे सज़ा देने की प्रक्रिया क्या होगी, उस आरोपी को किस प्रकार से सज़ा दी जाएगी वो बताता है सीआरपीसी। मतलब किस प्रकार से हथकड़ी पहनाई जाएगी, जमानत हो सकती है या नहीं हो सकती, जांच पड़ताल किस प्रकार से होगी, पूछताछ किस प्रकार से होगी, मुकदमा किस प्रकार से चलाया जाएगा, सज़ा किस प्रकार दी जाएगी, उसे कहाँ रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया सीआरपीसी बताता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आपराधिक प्रक्रिया। अब जब पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उसके बाद जो पहला चरण शुरू होता है वो होता है जांच का चरण। इस चरण में क्या होता है कि जांच अधिकारी ये देखता है कि वो अपराध, कोई भी अपराध जो हुआ है वो संज्ञेय अपराध है या गैर संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध अगर होता है तो पुलिस तुरंत अपनी जांच शुरू कर देती है, और अगर गैर संज्ञेय अपराध होता है तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार जांच पड़ताल करती है। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग इत्यादि। और गैर संज्ञेय अपराध ऐसे होते हैं जैसे कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना, या जिसमें वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसके अलावा जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जांच पड़ताल के दौरान किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भी लिया जा सकता है सीआरपीसी की धारा 167 के तहत। और जब जांच प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो एक चार्जशीट दायर की जाती है पुलिस के द्वारा सीआरपीसी की धारा 173 के तहत। खोजबीन, जब्त करने और गिरफ्तार करने जैसी शक्तियां पुलिस को प्राप्त होती हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो कोई आरोपी अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और जांच पड़ताल की जाती है, खोजबीन की जाती है, और जिन व्यक्तियों पर शक होता है उनको भी गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाती है। अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पश्चात जमानत। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथियों को इस काम के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, हो सकता है कि कुछ समय बाद पुलिस मुझे भी अरेस्ट कर ले, तो इसके लिए वो पहले से ही जमानत की अर्जी या जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है।
इसे अग्रिम जमानत कहते हैं। हालांकि कई राज्यों में अग्रिम जमानत मान्य नहीं है। इसके अलावा गैर जमानती अपराध यानी कि ऐसे अपराध जिसमें जमानत नहीं हो सकती है के मामले में जमानत को अधिकारों का हिस्सा नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति माना जाता है। मतलब गैर जमानती अपराध में मजिस्ट्रेट अपनी विवेक के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार किसी व्यक्ति को जमानत दे सकता है, नहीं तो जमानत नहीं दे सकता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ज़रूर पेश किया जाता है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे रिहा करना पड़ता है। तो अब हमारा जो अगला चरण है उसमें बात कर रहे हैं रिमांड पर रिहाई और मुकदमे से पूर्व निरोध की सीमा। मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे धारा 167(1) के तहत रिमांड पर भी भेजा जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट वगैरह से बातचीत होती है तो रिमांड पर भी पुलिस उसको धारा 167 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिमांड पर ले जा सकती है और अच्छे से अपनी पूछताछ कर सकती है। इसके बाद जब जांच पड़ताल पूरी तरह संपन्न हो जाती है, पूरी तरह जब चार्जशीट वगैरह दायर कर ली जाती है तो मुकदमे का चरण आता है। मुकदमे के चरण में मजिस्ट्रेट का कार्य व्यक्ति को दोषी या निर्दोष निर्धारित करना होता है। दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार, मतलब ये कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा जब मुकदमा चलता है तो व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। इसके लिए वो राज्य सरकार से अनुरोध कर सकता है और राज्य सरकार उसे एक एडवोकेट मुहैया कराती है। इसके बाद आता है सज़ा का चरण। मतलब अब व्यक्ति को सज़ा दी जाती है कि इतने सालों तक उसे जेल में रहना है या मृत्यु दंड है या जो भी है, अब व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। इसके बाद सज़ा के बाद डायरेक्ट आता है कारावास का चरण। अब सज़ा किस रूप में दी जाती है? उसे कारावास यानी कि जेल में भेजा जाता है कुछ समय के लिए। अब वो समय निर्धारित नहीं है, वो मुकदमे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कोर्ट में मुकदमा सुना जा रहा है, उसका कौन सा अपराध है, तो उसी हिसाब से उसे सज़ा मिलती है। और सज़ा उसे कहाँ दी जाती है? कारावास में रहने की सज़ा दी जाती है। इसके अलावा भारत सहित कई लोकतांत्रिक राज्यों में किसी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा किया जा सकता है कुछ व्यक्तियों के द्वारा, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि के द्वारा क्षमा किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है या सज़ा को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा जब व्यक्ति की सज़ा पूरी हो जाती है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बस यही देखा इस चैप्टर में कि किस तरह से एक प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को सज़ा दी जाती है, किस प्रकार से आपराधिक न्याय प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।